सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा साहिब इस्लामाबाद से पूछते हैं, कॉल सेंटर में इंश्योरेंस पॉलिसी की तरगीब वाली जॉब का हुक्म। मैं कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में जॉब करता हूँ। वहाँ हमें बाहर मुल्कों जैसे बरतानिया, अमेरिका वगैरह में कॉल करनी पड़ती है और उन्हें अपनी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने की तरगीब देनी होती है और ये कहना होता है कि कुछ दिन बाद हमारा लोकल एजेंट आपको दोबारा कॉल करेगा और मज़ीद मालूमात देगा। फिर अगर वो कस्टमर राग़िब हो जाता है तो वो पॉलिसी ले लेता है। क्या ऐसे कॉल सेंटर में हमारे लिए जॉब करना जायज़ है या नहीं? जनाब हमज़ा साहब इस्लामाबाद से, ये जॉब जायज़ नहीं है क्योंकि बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तमाम उलमा के नज़दीक हराम है, नाजायज़ है। इसके हराम या नाजायज़ होने की वजूहात क्या हैं, मैं दूसरे क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये जुआ भी है, सूद भी है, गरर भी है। इसमें लोग अपनी रकम दाव पे लगाते हैं किसी की मौत के साथ कि वो मर गया तो पैसे मिलेंगे, नहीं मरा तो आपकी रकम डूब जाएगी, और बाज़ दफ़ा आपको सूद की बेस पे पैसा मिलता है। तो इस तरह की जो गैर यकीनी ख़रीदो फ़रोख्त होती है जिसमें गरर हो या अपनी रकमें दाव पे लगाई जा रही हों, तो ये क़िमार कहलाता है। तो ये एक बिज़नेस है, ये बाहमी ताउन नहीं है। बाहमी ताउन तो वो होता है जो आपस में जो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी लोग जो एक कम्युनिटी बनाते हैं कि सब लोग उसमें किसी भी गरीब के साथ मिलजुल के ताउन करेंगे, चाहे उस गरीब ने पैसा लगाया हो या ना लगाया हो, वो रकम दाव पे नहीं लगा रहा होता। तो इस किस्म की जो मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी बनी हुई हैं, इसी तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं उनको फ़रोग़ देना चाहिए कि अगर किसी के साथ हादसा हो तो सब उसके साथ ताउन करें। लेकिन ये जो आपने बताई है ये जॉब, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी हराम है तो उसकी तरफ लोगों को तरगीब देना भी नाजायज़ है, क्योंकि गुनाह में ताउन करना और गुनाह की तरफ लोगों को दावत देना वो भी हराम और नाजायज़ है। तो ये एक बिज़नेस है, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं अक्सर लोगों को तरगीब देता हूँ कि जो लोग अगर ख़ुद से क्यों नहीं एक ऐसे ताउन के इदारे खोल लेते। कुछ दिन पहले मेरा किसी फैक्ट्री में जाना हुआ, उस फैक्ट्री के जो मालिक थे वो कहने लगे कि हम तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं ताकि किसी के साथ कोई हादसा होता है तो हम उसके साथ ताउन करें। तो ये शरन जायज़ है या नहीं? मैंने कहा नाजायज़ है। कहने फिर हम क्या करें, अगर कोई हादसा हो जाता है किसी मज़दूर का तो हमारे खाते में सारा पड़ता है, हम कहाँ से इतना पैसा देंगे? तो मैंने कहा देखें, आपने कभी इस पर गौर किया है कि आप खुद से कोई ऐसा इदारा बनाएं जो वाकई बाहमी ताउन की बेस पर हो, जिसमें इंश्योरेंस में जो ख़राबियाँ वो ना हो। कह रहे हैं मसलन कैसे? मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें और लोगों को तरगीब दें। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप सोचेंगे तो 10 तरीक़े आपके सामने निकल आएंगे। मैं तो एक हदफ दे रहा हूँ आपको कि आप सोचना तो शुरू करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने बयान में एक बात लोगों से कही कि लोग ये कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें, देसी चीज़ें खाने को नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर हम खालिस दूध पीना चाहते हैं तो हमें नहीं मिलता। तो मैं तरगीब देता हूँ भाई बकरी पाल लो। कह रहे हैं कहाँ पालें, जगह नहीं है। भाई आप गौर करेंगे ना, बैठ के सोचेंगे, 8-10 लोग आप बैठ के सोचें कि यार और भी तो 8-10 ऐसे महल्ले में लोग होंगे जो मेरी तरह चाह रहे होंगे कि हम खालिस चीज़ें खाएं। तो इस तरह के 8-10 लोग मिलके एक प्लॉट रेंट पे ले लें, किराए पे ले लें, उसमें बकरियां पाल लें, कोई मुलाजिम रख लें और दूध पी लिया करें। तो जब तक आप किसी चीज़ पे सोचेंगे नहीं ना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो आजकल जो लोग दूध पी रहे हैं इंजेक्शन वाला, जो भैंसों के इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो दूध पी रहे हैं, वो इंजेक्शन के असरात दूध में आ रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। तो सोचें तो सही, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? सोचेंगे तो ये तो मैंने एक प्लॉट की एक मिसाल दी है, आपके सामने 10 रास्ते खुल जाएंगे। मैंने एक साहब को तरगीब दी कि भाई 8-10 लोग मिलके एक प्लॉट रेंट पे लें, अपने जैसे 8-10 लोग तलाश करें। कह रहे कहाँ से मिलेंगे? मैंने कहा ये भी सोचें पहले कि कैसे मिलेंगे। तो जब इस पे सोचेंगे तो आपके सामने 10 रास्ते मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, कि आप जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो इन मसनूई चीज़ों से तंग आ चुके हैं और केमिकल वाली चीज़ों से बेजार हो चुके हैं। तो ख़रीदें, एक प्लॉट ख़रीद लें या रेंट पे ले लें और बकरियां पालें और उसमें जो है ना वो, मैंने कहा दूध पिए भी और पैकिंग करके दूध बेचें भी, आपका बिजनेस भी होगा। तो वो बड़े हैरान हुए। तो इस तरह बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं। ये तो एक मैंने बताया आपको, अगर ये सूटेबल नहीं है तो सोचें कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि हम अपने ख़ानदान में और अपनी बरादरी में ऐसी कम्युनिटीज़ बनाएं, ऐसी कम्युनिटी बनाएं कि भाई देखो किसी के साथ भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, तो हम सब ने मिलकर उसके साथ ताउन करना है। इसके लिए हम एक फ़ंड कायम करते हैं, एक बॉक्स कायम करते हैं, उसमें सब लोग चंदा किया करें और उसको हम फिर उसे बिज़नेस में भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं और उससे हम कोई दुकान भी ख़रीद सकते हैं रेंट पर।
اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا, اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے. تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے نا, تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے, اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا, اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں, تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے, اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بنتی تو اپنے آپ کو حادثات کی تلافی سے بچانے کے لیے, اگر آپ کے ساتھ 8-10 لوگ مل کے ایسی کوئی کمیونٹی نہیں بناتے, ایسی کوئی کمیٹی نہیں بناتے, تو آپ خود اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کچھ پیسے انویسٹ کر کے رکھیں, کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے بچائیں, آپ اسے پراپرٹی میں لگائیں, گولڈ خرید کے رکھ لیں, کچھ بھی کریں کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں ان پیسوں سے اپنی تلافی کروں گا. تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا, آخری درجہ ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, انشورنس جو کمپنیاں ہیں ان میں ہم جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پروفٹ ملتا ہے. دیکھیے, اس میں تو اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک نفع ملے گا, لیکن اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کی یہ رقمیں ضائع ہو رہی ہیں. حادثہ تو 100 میں سے 2 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کیوں فرض کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ لازمی ہوگا, جبکہ آپ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے تو اس میں آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی, وہ تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہے. وہ تو مقصود ہے کہ بھئی, اور اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو جہاں دوسروں کے ساتھ تعاون ہوگا آپ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا. تو اور آپ نے اپنے لیے جو اپنے ڈیفنس کے لیے جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے, اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو وہ پیسے کام آ جائیں گے, نہیں ہوا حادثہ تو وہ پیسے پھر بھی آپ کے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو انشورنس جو ہے یہ تو ایک دنیا میں ایک جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے ایک بزنس نکالا ہوا ہے, اور اس کے اخلاقی نقصان بھی بہت ہیں. جب حوادث زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, پھر ظاہر ہے یہ سب کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. اور اس میں باہمی تعاون کا عنصر اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسوں کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بیمہ پالیسی لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس طرح لائف انشورنس بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بیمار کو لے جائیں کہ تو وہ نہیں انشورڈ نہیں ہوگا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو مر جائے گا تو یہ لاس میں جا رہا ہے. ہٹا کٹا کسی باڈی بلڈر کو لے جائیں جس کے مرنے کا دور دور کبھی کوئی چانس نہ ہو, تو اس کو فوراً یہ پالیسی دے دیں گے. وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ تعاون بھی نہیں ہے, کیونکہ تعاون میں تو جو زیادہ محتاج ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ تعاون کے لائق ہوتا ہے, اور جو کم محتاج ہے وہ کم تعاون کے لائق ہوتا ہے. جبکہ انشورنس کمپنیوں میں جو جتنا زیادہ محتاج ہے اس کے جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ بھی کم ہوگا, اور اس کی قسطیں بھی زیادہ ہوں گی, اور کوشش وہ کریں گے اس کو کسی طرح سے یہاں سے بھگاؤ, یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہ بنے. تو پتہ چلا یہ خالصتاً بزنس ہے. ویسے جو اس کی فقہی کیفیت تکییف ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دی. غرر, قمار اور ربا اس میں پایا جاتا ہے. مزاروں